हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BPHCT 135 का यूनिट 8 का नोट साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी, जिससे कि मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मार्क कराए थे, जो कि पेपर में आ चुके हैं। और ऐसे ही मैं इस चैप्टर में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन करती चलूँगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Before going further, if you are new to my channel, so please subscribe to my channel Smart Study Source and please like, share and comment to my video। और आप अपने फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन आर इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बताया जा रहा है, जो कि होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि स्टेट करता है एनर्जी और हीट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ना तो वो क्रिएट हो सकता है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर हाँ हम इसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। पर इसकी एक लिमिटेशन रह गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, कि इसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी स्पॉन्टेनियसली। हम सबको पता है कि हीट किससे फ्लो करती है, एक हॉटर बॉडी से ही तो कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। क्या कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती। बट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक हीट फ्लो करती है। इसी के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यही हीट इंजन का काम होता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। हम इसके बारे में पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ताकि हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक के बारे में। अ मशीन दैट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज नोन एज हीट इंजन। वो मशीन जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगी, वो है हीट इंजन। और टू बी अ यूजफुल डिवाइस, अ हीट इंजन मस्ट ऑपरेट कंटिन्यूसली, एब्जॉर्ब हीट एट अ हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट इट एट अ लोअर टेम्परेचर। हीट इंजन की एक खास बात होती है, या हम कह सकते हैं इसका एक यूनिक फैक्टर है या फीचर है, कि अगर इसे यूजफुल डिवाइस की तरह रोल प्ले करना है अपना, तो हीट इंजन जो है कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है और एब्जॉर्ब करता है हीट हायर टेम्परेचर पे, पर रिजेक्ट करेगा हीट एट लोअर टेम्परेचर। दैट इज टू से अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू हीट रिजर्वर। तो इसीलिए हीट इंजन में कितने रिजर्वर होते हैं? दो हीट रिजर्वर होते हैं, और उसी के बीच में हीट इंजन ऑपरेट कर पाता है। द प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इनसाइड एन इंजन मस्ट नॉट कॉज परमानेंट चेंजेस। दिस मीन्स दैट एन इंजन हैज टू ऑपरेट इन अ साइकिल। और जो भी प्रोसेस ये टेक प्लेस करेगा इंजन के उसमें, तो उसमें कोई भी परमानेंट चेंज नहीं आएगा, और आया भी तो वो टेम्पररी चेंज कहलाया जाएगा, पर परमानेंट चेंज नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि एक इंजन जो है वो एक साइकिल में ऑपरेट करता है, जो कि रिवर्सिबल होती है, जो कि हम आगे कार्नोट साइकिल में भी पढ़ेंगे। द मटेरियल यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस। और वर्किंग सब्सटेंस अगर एक टर्म आ जाए तो बहुत आसान है, वो मटेरियल जो कि इंजन को ऑपरेट करने में इस्तेमाल होता है, उसे वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन अ स्टीम इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज स्टीम वाटर। स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा? स्टीम वाटर होगा। अदर फैमिली ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ऑटोमोबाइल इंजन में क्या यूज होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, सीएनजी होता है। और ऐसे ही हम रेफ्रिजरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इसमें हमें सीएफसी होता है, जो कि ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती है, जो कि अब हम अपने दो रिजर्वायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन भी करा था, जो कि हीट रिजर्वायर होते हैं, जो कि इंजन को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। वो होते हैं एक हॉट रिजर्वायर और एक होता है कोल्ड रिजर्वायर, और बीच में इंजन होता है Q1 Q2, जो कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक हीट रिजेक्ट हो रही है। और वर्क डन का फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल जाता है Q1 माइनस Q2। ये एक स्कीमेटिक ऑपरेशन है हीट इंजन का। दिस इज हाउ एन हीट इंजन वर्क। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेटवर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल एटा, प्रोनाउंस एज एटा। ये जो टर्म है इसे हम एटा बोलेंगे। ये जो टर्म एटा है, ये एन की तरह दिखता है, इसे हम एटा बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है यूजफुल वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। और एफिशिएंसी हीट इंजन की यही कहती है कि रेशियो किस चीज़ का? नेट वर्क डन का, जितना वर्क डन हुआ है इंजन के द्वारा, टू द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। और हीट एब्जॉर्ब जो कि एक कंप्लीट साइकिल में एब्जॉर्ब हुई है हीट, उसका रेशियो क्या है? वो कहलाती है एफिशिएंसी, जिसे हम एटा के नाम से जानते हैं। सो एटा इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। और जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है तो इंजन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब इंसान यहाँ से शुरू करेगा कोई प्रोसेस और यहीं पे आके पूरी साइकिल फिनिश कर देगा, तो यहीं पे वो बैक टू नॉर्मल आ गया। वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो क्या कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आया? नहीं आया। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू हमारी जीरो हो गई। यूजिंग द फर्स्ट लॉ वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ गया, इसीलिए कोई वर्क डन हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए जीरो। यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं W इधर चला जाता है, W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली पूछी जाती है कि एफिशिएंसी निकालो। प्लीज़ बहुत आसान है, 2 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। ये एक बार आप स्टडी कर लेना। जहाँ पे Q1 जो है वो तो हीट एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम द सोर्स, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। Q2 क्या है? ये सिंक है पॉइंट है, Q1 हमारा सोर्स पॉइंट है। सिंक पे ये हीट रिजेक्ट होगी, जबकि सोर्स पे हीट एब्जॉर्ब होगी। ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बनता है 8.1 एंड 8.2 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं एटा इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q1 इज इक्वल्स टू W की वैल्यू क्या थी? Q1 माइनस Q2 थी। Q1 का Q1 रिमेन सेम, 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। हियर कम्स द फॉर्मूला फॉर एटा विच इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी।
सो नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट द कार्नोट साइकिल, जो कि एग्जाम में आता ही आता है और इसके रिगार्डिंग बहुत टफ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कार्नोट साइकिल के। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कार्नोट साइकिल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने कैसे हैं। सो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कार्नोट साइकिल के रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सीखने, सो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। सो हम कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं और ये हमारी बुक में भी मेंशन है, जिसमें हमें T1 और T2 टेम्परेचर दिए गए होते हैं हीट रिजर्वायर के, और ये पूरे 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक रिवर्सिबल सीक्वेंस होता है 4 स्टेप का कार्नोट साइकिल में। वो 4 स्टेजेस हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो हमें पहले इन टर्म्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और कंप्रेशन एक्सपेंशन होता क्या है, तभी तो आप ये कार्नोट साइकिल के स्टेजेस समझ पाओगे। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में, पर इसमें जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इसमें हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में ही है। सो इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम राइज होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इट इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफर इन विच द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। ये अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में बात करें उसमें हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है क्रॉस बाउंड्री, बट अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें उसमें हीट ट्रांसफर होती है, जिसमें क्वांटिटी ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू किसे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंट्रोपी के। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है। 4 स्टेजेस होते हैं टोटल कार्नोट साइकिल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम थर्ड स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज रहेगा पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसे कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन इन विच नो हीट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर। एडियाबैटिक कंप्रेशन ना तो हीट ऐड हुई ना हीट उसमें से निकाली गई, वो सेम एज इट इज रहा एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर इज इंक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी जो थी एयर की वो इंक्रीज कर दी जाती है एडियाबैटिक कंप्रेशन में। बाकी कोई चेंज नहीं आता हीट में, ना तो वो देता है ना तो वो लेता है। सो हमने अभी ये 4 टर्म्स पढ़ ली जो कि कार्नोट साइकिल के 4 स्टेजेस पे यूजफुल होती हैं। सो अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कार्नोट साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर को प्लेस कर देते हैं इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर के थर्मल कॉन्टैक्ट में हम उसे प्लेस कर देते हैं और हम उसको रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के प्रोसेस में अंडरगो करते हैं, जहाँ पे Q1 जो है हीट फ्लो हो जाती है फ्रॉम द रिजर्वायर टू द गैस के अंदर। अब बाद में ये कंप्रेस भी होगी जो कि बाद में कूल डाउन हो जाएगा रिजर्वायर पर। इससे पहले हम इसको पीवी डायग्राम पे भी मेंशन करना सीखेंगे। सो यहाँ पे Q1 हीट फ्लो हुई फ्रॉम द रिजर्वायर टू द गैस, तो वो पहले हम मेंशन करते हैं पीवी डायग्राम पे। तो हम अपने पीवी डायग्राम पे A to B हम इसको मेंशन कर देते हैं कि Q1 हीट जो है अभी एब्जॉर्ब करिए रिजर्वायर से गैस की तरफ। तो हम अब सेकंड स्टेप में पढ़ सकते हैं अपना कि गैस को अब यहाँ पे आइसोथर्मली आइसोलेट कर दिया और उसको अलाउ कर दिया कि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरफ चले जाए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है जिसमें कोई हीट फ्लो नहीं होती है क्रॉस बाउंड्री, पर रिवर्सिबल में हो जाती है। अब यहाँ से जो हीट मिली थी वो यहाँ पे उसने लूज कर दी, अक्रॉस बाउंड्री वो ट्रैवल कर गई, तो मतलब उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। पहले तो वो गैस में हीट भी प्रोवाइड थी, अब टेम्परेचर कूल डाउन और टेम्परेचर फॉल भी हो गया। सो रिजर्वायर इसका कैसा बन गया, कोल्ड। तो अब हम इसको भी पीवी डायग्राम पे मेंशन करते हैं एज B2C कि B2C पे फॉल हुआ टेम्परेचर, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंडर को गया वो और उसने अपनी हीट लॉस कर दी उस समय में। सो B2C। सो नाउ इन आवर थर्ड स्टेप हमने उसे रिजर्वायर को इनिशियल स्टेट पे लाने के लिए हमने उसे आइसोथर्मली कंप्रेस करा, और तब तक कंप्रेस करा तब तक कि उसकी वॉल्यूम और प्रेशर वापसी से इनिशियल स्टेट पे ना आ जाए जो कि पहले थी ऐसी। तो हमने उसे कंप्रेस करा और वहाँ पे Q2 हीट उसमें दोबारा उसने एब्जॉर्ब कर ली, और जब Q2 हीट उसने दोबारा एब्जॉर्ब कर ली तो वो वापसी से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया। और यहाँ पे गैस को हमने कंप्रेस कर दिया एडियाबैटिकली टू इट्स ओरिजिनली वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब एडियाबैटिकली करा मतलब एडियाबैटिकली में क्या होता है, कोई हीट फ्लो नहीं करती, जबकि रिवर्सिबल एडियाबैटिकली में हीट फ्लो कर जाती है। तो हमने यहाँ पे एडियाबैटिकली करा, रिवर्सिबल एडियाबैटिकली नहीं करा। सो इसमें कोई हीट फ्लो नहीं करी और प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों ही ओरिजिनल स्टेट पे रहे। और यहाँ पे होती है हमारी कार्नोट साइकिल फिनिश 4 स्टेजेस में। कितनी सिंपल थी, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तरह तरह के प्रोसेस से बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट से समझाया जाता है, पर ये बहुत इजी साइकिल है जो कि 4 स्टेजेस में बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। सो ये थी हमारी कार्नोट साइकिल जो कि 4 स्टेजेस की थी। और अब सो एट लास्ट मैं आपको पीवी डायग्राम दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये पीवी डायग्राम हमने ड्रॉ कैसे करा। यहाँ पे जब Q1 रिजर्वायर से हीट प्रोवाइड कर दी गई थी गैस में, तो ये हमारा राइज हो गया था टू A to B। यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई थी। सेकंड स्टेप में वो फॉल होने लग गया था टेम्परेचर, क्योंकि हमने उसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में डाल दिया था, तो टेम्परेचर फॉल हुआ मतलब रिजर्वायर कोल्ड हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर फॉल हुआ, सो B2C हमने यहाँ पे मेंशन करा क्योंकि टेम्परेचर इस जगह पे फॉल हुआ था। नाउ उसको ओरिजिनल स्टेट पे लाने के लिए हमने उसे एक आइसोथर्मली कंप्रेस्ड करा था ताकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए और उसका वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो जाए जैसे इनिशियल स्टेट में था। सो यहाँ पे Q2 हीट दोबारा से एब्जॉर्ब हुई और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में फोर्थ स्टेज में आ गया था, जो कि हम थर्ड स्टेज को ऐसे शो करेंगे C2D, जो कि A to B से बराबर होगा C2D, क्योंकि वो अपनी इनिशियल स्टेट पे दोबारा से पहुंच गया था। और ऐसे ही हमारी कार्नोट साइकिल चलती रहेगी क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल होती है A to B, B to C एंड C to D एंड देन D to A। तो ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। सो अब हमने ये भी सीख लिया कि कार्नोट साइकिल को इंडिकेटर डायग्राम पे इंडिकेट कैसे करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और इसके कुछ स्टेटमेंट जो कि कंक्लूजन इस रिजल्ट से आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पूछा भी गया है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, all the best for your exam, and yeah, please subscribe and like and share
टू माय वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। पर इसकी तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम एफिशिएंसी पढ़ेंगे कार्नोट इंजन की, और ये पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं अबाउट प्रेशर कुकर, और रेफ्रिजरेटर वाला भी पढ़ेंगे कार्नोट इंजन का। सो या दिस इज़ अप फॉर टुडेज़ वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।